हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीवीएससी मेंस क्रैश कोर्स में आज हम 44वां भाग देखने वाले हैं और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी मतलब पेपर टू का पार्ट ए में हमारा संविधान दिया गया है। तो और आज का जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रपति पर निबंध। राष्ट्रपति के बारे पे निबंध अगर आ जाता है पॉलिटी में 200 शब्दों में आ जाएगा, जो कि आपका 12 नंबर का रहेगा। तो इसमें आपको राष्ट्रपति का इंट्रो देना है, उनकी शक्तियों के बारे में लिखना है और उनको हम कैसे पदच्युत कर सकते हैं, कैसे उनकी नियुक्ति होती है, सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स अगर मेरे नोट्स लेना है, जीके विद आकांक्षा का मेंस का और प्री का पैकेज लेना है तो मेंस के जो नोट्स का रिव्यू है वो यही है। मेंस की जो पॉलिटी की हमारी बुकलेट है उसमें से जो पेजेस लेकर ये क्वेश्चन के मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ, इसी प्रकार का हैंड रिटन आपको नोट्स मेंस के पैकेज में मिलेगा। मेंस के जो पैकेज है उसमें आपको टोटल 28 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें आपका पूरा फर्स्ट पेपर से लेके 6 पेपर तक का रहेगा। निबंध का जो भी सिलेबस में टॉपिक रहेगा वो आपको मिलेगा। इनके साथ साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगे। इनमें भी आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं। तरह तरह के क्वेश्चन घुमा घुमा के कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वहाँ ये इन ग्रुप में आपको कराया जाता है। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। दिन में 2 बजे के बाद आप यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं, साथ में आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति पर निबंध के बारे में लिखते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रपति जो है एक संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो अनुच्छेद 52 के तहत होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की जो पूरा का पूरा संघ है, मतलब भारत जो है राज्यों से मिलकर बना होता है, जिसको संघ बोलते हैं। संघ की समस्त कार्यपालिका जो शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। तो सबसे पहले हम इंट्रो में क्या लिखेंगे कि अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। अनुच्छेद 74 यह उपबंध करता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता तथा परामर्श के आधार पर करेगा, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा का नेता होता है, मंत्रिपरिषद का नेता होता है। मंत्रिपरिषद के तहत ही प्रधानमंत्री आता है। तो अगर राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का उपयोग करना है तो उसको सलाह या परामर्श जो है प्रधानमंत्री देता है और उनके साथ प्रधानमंत्री को सलाह उनकी मंत्रिपरिषद देती हैं। अब हम देखते हैं अहता, मतलब इनकी क्या योग्यता है। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में लिखा। अगर आप अनुच्छेद के तहत बताएंगे राष्ट्रपति के बारे में तो आपका जो चेक करने वाला रहेगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि स्टूडेंट को पता है कि किस अनुच्छेद के तहत कौन सी बातें की गई है, तो वो आपको मार्क्स जो है बहुत अच्छे देगा। इसके अलावा अगर आप फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं, इस प्रकार से बॉक्स बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो भी आपका जो आंसर रहता है उसमें वेरिएशन रहता है। अलग अलग पेज में आप अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, अलग अलग फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अनुच्छेद 58 के अनुसार वह भारत का नागरिक हो, सबसे मेन योग्यता है। इसके अलावा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा जो सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और भारत राज्य सरकार में कोई लाभ का पद धारण ना किया हो, जहाँ पर वो अभी हो वहाँ भारत सरकार के किसी पद पर ना हो। इनका कार्यकाल 5 वर्ष रहता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा नहीं होता। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि आप लोग वोट देने जा रहे हैं राष्ट्रपति को, क्योंकि आप वो जो आप जिसको भी वोट देने जाते हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है या आप कोई अपने पार्षद के लिए आप वोट डालने जाते हैं, विधायक के लिए वोट डालने जाते हैं, तो आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि हम राष्ट्रपति के लिए वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को आप वोट नहीं देते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये परोक्ष रूप से होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा इसका चुनाव होता है, जिसको एकल संक्रमण पद्धति कहते हैं। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन वर्णित है। तो अगर आपको ऑप्शन में अगर प्री में आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो आपका इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। इसके बाद हम इनके देखते हैं इनकी कार्य व शक्तियाँ।
इनकी कौन कौन सी कार्य होती है। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है शांतिकालीन, मतलब जब हमारे देश में शांति हो और शांति काल में जो स्थितियाँ पैदा हो रही हों उसके जो भी उनकी पावर रहेगी वो उनकी शांतिकालीन शक्तियाँ कहलाएंगी। आपातकालीन, जब हमारे देश में की जो अव्यवस्था हो बढ़ गई हो, देश की व्यवस्था सही रूप से नहीं चल रही हो, आपातकालीन स्थिति हो, तब राष्ट्रपति के पास अलग शक्तियाँ होती। कुछ शक्तियाँ राष्ट्रपति की अस्थायी होती हैं। अब हम पढ़ते हैं इन शक्तियों के बारे में। सबसे पहले होती है शांतिकालीन शक्तियाँ। शांतिकालीन में सबसे पहले होती है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 77 के तहत वर्णित है। फ्रेंड्स, मेरा जो MPPSC प्री क्या इसको उसके लिए P सीरीज़ चल रही है, मेंस के लिए M सीरीज़ चल रही है, जो आज आप देख रहे हैं, इसका 44वां भाग 43 वीडियो इसकी करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जो अनुच्छेद से मुझे याद आया कि मैं आपको अनुच्छेद लेके आने वाली हूँ कुछ दिनों में। अनुच्छेद जो है कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप आए थे कि आपको अनुच्छेद जो है याद नहीं हो रहे हैं, तो वो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक करवा दूँगी। बाकी अगर आपने मेरा प्री का पैकेज लिया होगा तो वहाँ मैंने पूरे के पूरे अनुच्छेदों को बहुत अच्छे से कवर किया है। आप एक बार में पूरे अनुच्छेद वहाँ से पॉलिटी की जो फाइल है उससे पढ़ सकते हैं। कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 77 के तहत है। इस राष्ट्रपति को सलाह देने की जो शक्ति होगी वो मंत्रिपरिषद की होगी। समस्त समूह महत्वपूर्ण जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करेगा। जितनी भी हमारे देश में महत्वपूर्ण नियुक्ति होती है मोस्टली राष्ट्रपति ही करता है। जैसे कि कैग की नियुक्ति, जैसे कि कैग मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, UPSC अध्यक्ष की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उपराज्यपाल और अन्य क्षेत्रों अन्य अधिकारियों को यहाँ के पदच्युत भी वो कर सकता है। दूसरा देखते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित शक्ति। तो लोकसभा में 2 आंगल आपने देखा है हमारे यहाँ लोकसभा में 550 सदस्य प्लस 2 आंगल भारतीयों की नियुक्ति की जाती है। तो 2 आंगल जो भारतीयों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। वो राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और ये जो 12 सदस्य होते हैं अलग अलग क्षेत्र में माहिर होते हैं। ये इसके अलावा ये जो संसद होती है, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद के दोनों सदनों को आहूत मतलब होता है बुला सकता है और सत्रावसान कर सकता है और सत्र का समापन भी राष्ट्रपति ही कर सकता है। कोई भी विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की सहमति और हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। जैसे कि कोई विधेयक पारित हुआ है, कोई निर्णय होता है, उसको विधेयक के रूप में लेते हैं। तो कोई निर्णय है जैसे कि लोकसभा में बनाया गया है, लोकसभा में सभी विधायकों द्वारा कोई निर्णय बनाया गया है, उसको यहाँ से पारित करके राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा अगर उसको पारित कर देती है या नहीं भी करती है तो लोकसभा के पास वापस भेजा जाता है। फिर दोबारा से दोनों की सहमति के बाद वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करता है तभी वो एक विधेयक जो है कानून का रूप लेता है। तभी वो निर्णय एक जनता के समक्ष प्रस्तुत होता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये प्री का भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो है संसद की संयुक्त बैठक अगर बुलाना है, संसद की संयुक्त बैठक मतलब लोकसभा को और राज्यसभा को एक साथ बुला सकता है अनुच्छेद 108 के अनुसार। सबसे पहले 1961 में दहेज प्रतिषेध जो विधेयक आया था उस समय इस अनुच्छेद का प्रयोग हुआ था और राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई थी। विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। अभी मैंने बताया कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है साइन होने, और जब ये राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसको अपनी समझ के अनुसार देख लेगा कि अगर उसको नहीं लगता है कि ये नहीं है, इसको कानून नहीं बनाना है, ये विधेयक सही नहीं है, इसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, तो वो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल मेनली 5 साल होता है। उसके पहले भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको भंग कर सकता है और इसके अलावा आपातकालीन अगर स्थिति आ जाती है तो वो उसकी अवधि बढ़ा भी सकता है। इसके अलावा वित्तीय शक्तियाँ हैं। वित्तीय शक्ति मतलब पैसे से संबंधित शक्ति। राष्ट्रपति के नाम से ही हर वर्ष बजट वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है और ये राष्ट्रपति को ही संबोधन करके किया जाता है। इनकी अनुमति के बिना कोई भी वित्त वाला जो विधेयक है, क्योंकि हम वित्तीय शक्तियाँ पढ़ रहे हैं तो वित्तीय विधेयक कानून नहीं बन सकता। प्रतिवर्ष जो कैग अपनी रिपोर्ट में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है और वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो संसद के समक्ष रखता है और राष्ट्रपति के समक्ष रखता है। राष्ट्रपति की सिफारिश के अनुसार ही कोई विधेयक जो या कोई भी काम होता है वो लागू होता है। इसके बाद होती है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ 4 प्रकार की होती हैं। विराम सबसे पहला होता है विराम, फिर लघुकरण, फिर परिहार और चौथा है पैबलम।
विराम क्या होता है कि कोई किसी व्यक्ति को दंड दिया है और अगर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति को लगता है कि हमें इनके दंड को कम करना चाहिए, तो कोई भी कारण अगर बता देता है और राष्ट्रपति के सही उस चीज़ का लगता है, तो वो उस दंड को कम कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास पावर होती है। इसके बाद लघुकरण में भी यही होता है कि कोई बड़ा दंड है, जैसे कि 10 साल की सज़ा है तो राष्ट्रपति उसको 8 साल, 5 साल, 3 साल कर सकता है। परिहार में उसकी अवधि को कम कर सकता है। बड़े दंड को कम करने का मेरा मतलब है, एक बड़े दंड को, जैसे कि फांसी की सज़ा है तो फांसी की सज़ा को बदल कर उम्र कैद की सज़ा कर सकता है, या उम्र कैद की सज़ा है तो उसको बदल कर 30 साल 20 साल कर सकता है। तो जो बड़ा दंड है उसको छोटा कर सकता है। अगला होता है परिहार में उसका समय कम कर सकता है। फिर होता है प्रविलंब में एक मेन जो शक्ति होती है, इसमें मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर विलंबित किया जाता है। जैसे कि किसी को 1 महीने की कोई डेट पर, जैसे कि 20 दिसंबर को किसी को फांसी होना है, तो उसको डेट को बढ़ा सकता है, उसको अगला 20 दिसंबर कर सकता है। तो ये पावर भी राष्ट्रपति के पास ही होती है। अगली होती है सैनिक शक्तियाँ जैसे कि हमारी तीनों आर्मी है, जल थल वायु। तो तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, और युद्ध की घोषणा और बंद करने की शक्तियाँ भी इन्हीं के पास होती है। इनके अध्यक्ष जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। कूटनीतिक शक्तियाँ का मतलब ये होता है कि जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन होती उन पे हैं। सरकार द्वारा जितने भी समझौते होते हैं किसी देश से दूसरे देश से, या कोई भी समझौता हो रहा है, MOU हो रहा है, तो वो इन्हीं के नाम पर होता है। इसके बाद होती है आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की संतुष्टि पर निर्भर है। तब भी इस प्रकार का निर्णय प्रधानमंत्री की इच्छा से भी प्रेरित होता है। युद्ध या सशस्त्र विद्रोह ये इनकी आपातकालीन शक्तियों में आता है। युद्ध या सशस्त्र विद्रोह अनुच्छेद 352 के तहत होता है। यदि कोई बाहरी आक्रमण की हमारे देश में संभावना हो या युद्ध छिड़ गया हो, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसका प्रभाव क्या है? तो इसमें के प्रभाव में ये होता है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, राज्य की कार्यपालिका को निर्देश दिया जाता है, और राज्य वित्तीय संसाधनों का बंटवारा होता है। अब तक ऐसा 3 बार हो चुका है, तब इस प्रकार का जो अनुच्छेद 352 लागू हो चुका है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। इंस्टा की लिंक मिलेगी और आपको हमारे एप्लीकेशन की भी लिंक मिल जाएगी। आप GK विद आकांक्षा शर्मा डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, वहाँ पे जल्द आपको करंट की PDF मिलेंगी। अगला है कि अगले आपातकालीन शक्ति है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। ये अनुच्छेद 356 के तहत होता है। यदि राज्य की शासन की व्यवस्था विफल हो जाती है, राज्य शासन सही तरह से काम नहीं करता है, तो उस राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अगला है वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 के तहत है, ये अभी तक नहीं आया है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के समय क्या किया जाता है कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, उनकी जो गवर्नमेंट में जॉब में है, उन लोगों की सैलरी कम कर दी जाती है। ये वित्तीय संकट के तहत होता है, जो अभी तक नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इससे आप 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसके तहत बन सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा मेंस और प्री का पैकेज है। अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। प्री की आपको 12 बुकलेट मिलेंगी, मेंस की आपको 28 बुकलेट मिलेंगी, टोटल आपको 40 बुकलेट मिलेंगी। भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास डिलीवर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।